हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुकेश सहारण आज एक बार फिर से जनरल साइंस में और एक नया टॉपिक लेके। अभी तक हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है और उनके अंदर कैसे कैसे कोशिका फंक्शन कंप्लीट करती है। आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। सामान्य भाषा में हम कह देते हैं कि गैसों को अंदर ग्रहण करना और गैसों को बाहर छोड़ना, ये श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन तंत्र के अंतर्गत एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस प्रक्रिया से ही जो कंप्लीट ये प्रोसेस प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाएगा। श्वसन होता क्या है, श्वसन तंत्र क्या होता है, तो क्या कहा जाता है कि वायुमंडल से गैसों को, खास करके ऑक्सीजन, वायुमंडल से गैसों को अंतर ग्रहण करना, उन्हें हर एक कोशिका तक लेके जाना, गैसों को अंतर ग्रहण करके यानी अंदर लेके कोशिका तक पहुंचना। कोशिका में जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को के साथ जुड़कर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना यानी ग्लूकोज को तोड़ना, CO2 जल तथा ऊर्जा का निर्माण करना, बने CO2 को वातावरण में बाहर छोड़ना। ये पूरा प्रक्रम जो होता है वो क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र। फिर सुनो, श्वसन तंत्र क्या होता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन यानी ग्लूकोज के साथ जोड़ना, उसका अपघटन करके CO2 जल तथा ऊर्जा में बदलना, बने CO2 को वातावरण में छोड़ने की, ये पूरा जो उत्पादन क्रम होता है वही कहलाता है श्वसन तंत्र। हमें श्वसन तंत्र के बारे में पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र क्या होता है। फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है। वायुमंडल से गैसें, खास करके ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन को भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज के साथ जोड़ना, ग्लूकोज का अपघटन करके CO2 जल तथा ऊर्जा में बदलना, बने CO2 को वातावरण में छोड़ना, ये पूरा प्रक्रम जो होता है श्वसन तंत्र कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो वही श्वसन तंत्र में हमें श्वसन तंत्र के अंतर्गत इस श्वसन तंत्र का क्रम ध्यान रखना है कि क्रम क्या होता है। श्वसन तंत्र का पहले क्रम बता देता हूँ कि क्रम क्या होता है, क्रम कैसे ध्यान रखना होगा। इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत एक क्रम आता है और उसी क्रम में हमें चलना पड़ेगा कि क्रम कैसा होता है कैसा नहीं। क्रम में सबसे पहले आएगा नासा छिद्र, फिर आएगी नासा गुहाएं, नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, नासा गुहाएं। नासा छिद्र के बाद में आती है नासा गुहाएं, नेजल कैविटी। इसके बाद में नासा गुहा और मुख गुहा का कॉमन भाग होता है ग्रसनी। कॉमन भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आता है कंठ, लैरिंक्स। सबसे पहले ध्यान दो क्या होंगे, नासा छिद्र। नासा छिद्र से ही आगे क्या बना होता है, नासा गुहाएं, नेजल कैविटी। नासा गुहाएं आगे खुलती है ग्रसनी में, फेरिंक्स। ग्रसनी आगे खुलती है कंठ, जिसको कहते हैं लैरिंक्स। कंठ आगे एक पाइप में बदल जाते हैं, एक पाइप में खुलते हैं और उसी का नाम होता है श्वास नाल, विंड पाइप, एयर पाइप, श्वास नाल। श्वास नाल, विंड पाइप, एयर पाइप आगे जाके बदल जाती है, आगे जो जिसमें खुलती है वो कहलाती है लंग्स यानी फेफड़े। फुफ्फुस कहो, फेफड़े कहो, लंग्स कहो। फेफड़े यानी लंग्स, लंग्स में ये खुलते हैं, फेफड़ों में खुलती है, लंग्स में खुलती है। तो ये पूरा का पूरा क्रम ध्यान रखना है हमने
ना श्वसन तंत्र में क्रम क्या होगा, सबसे पहले नासा सीधर होंगे, फिर नासा गुहाएं होगी, फिर ग्रसनी होगी, कंठ होगा, श्वास नाल होगा, फेफड़े होंगे, ये पूरा क्रम। बस श्वसन तंत्र में ये क्रम हमें इंपॉर्टेंट होता है। अब श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम जो गैसें अंदर ग्रहण करते हैं बाहर छोड़ते हैं, इसी श्वसन के दो पार्ट होते हैं, एक उच्च श्वसन होगा और एक नीच श्वसन होता है। उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नासा छीदर, नासा गुहाएं, ग्रसनी, कंठ, श्वास नाल, फेफड़े। अब इसके बाद में हम एक ही पे चलते हैं। ध्यान देना, जो श्वसन तंत्र होता है इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक होता है उच्च श्वसन, एक होता है नीच श्वसन। वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करके लंग्स तक लेके जाना क्या कहलाता है, नीच श्वसन। श्वसन में क्या होता है, एक नीच श्वसन इन रेस्पिरेशन और एक होता है उच्च। नीच श्वसन क्या होता है, वायुमंडल से यानी एनवायरनमेंट से, वायुमंडल से गैसों को, खास करके O2 के बारे में बात करें, गैसों को ग्रहण करके फेफड़े यानी लंग्स, फेफड़ों तक लेकर जाना, लेकर जाना क्या कहलाता है, नीच श्वसन। जब वायुमंडल से गैसों को नासा छिद्रों से, नासा गुहाएं से हम बॉडी में नीचे की तरफ उतारते हैं तो नीच श्वसन कहलाता है। यानी अंदर जब सांस लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो वो नीच श्वसन कहलाएगा। दूसरा होता है इसी का विपरीत उच्च श्वसन, उच्च श्वसन, आउट रेस्पिरेशन। उच्च श्वसन में होगा क्या, फेफड़ों से, फेफड़ों से गैसों को वायुमंडल में, वायुमंडल में छोड़ना या त्याग करना, वायुमंडल में छोड़ना क्या कहलाता है, उच्च श्वसन। जब वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करके बॉडी में ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, नीच श्वसन। फेफड़ों से गैसों को वायुमंडल में छोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, उच्च श्वसन कहलाता है। तो श्वसन में दोनों ही प्रक्रिया होती है, नीच श्वसन भी, उच्च श्वसन भी। एक में गैसों को अंदर ग्रहण करेंगे और एक में गैसों को बाहर छोड़ेंगे, तो दोनों ही प्रक्रिया होती है, उच्च श्वसन और नीच श्वसन। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि उच्च श्वसन क्या होता है, नीच श्वसन क्या होते हैं। जब वायुमंडल से गैसों को बॉडी में ग्रहण करते हैं यानी अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, नीच श्वसन। जब सांस को छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो वो क्या कहलाता है, उच्च श्वसन कहलाता है। दोनों ही प्रक्रिया होती है, नीच श्वसन और उच्च श्वसन। इसी श्वसन तंत्र के अंतर्गत नीच श्वसन, उच्च श्वसन के बाद में एक और प्रक्रिया है, एक होता है नीच श्वसन और एक होता है उच्च श्वसन। इसी श्वसन में ध्यान देना, अगर हम लिख दें कि वायुमंडल में, वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा, कि वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है और नीच श्वसन में कितनी ग्रहण करते हैं, नीच श्वसन में हम कितनी गैस ग्रहण करते हैं और उच्च श्वसन में कितनी गैसें छोड़ते हैं। उच्च श्वसन में कितनी गैसें छोड़ते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि वायुमंडल में टोटल गैसों की मात्रा कितने कितने प्रतिशत, उनमें से कौन कौन सी गैस ग्रहण करेंगे और कितना प्रतिशत, और कौन सी गैस बाहर छोड़ेंगे। यानी नीच श्वसन में कितनी गैसें ग्रहण करेंगे और उच्च श्वसन में कितनी गैसें छोड़ेंगे। कोई ध्यान, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा होती है, अमाउंट में जो मैक्सिमम होता है वो होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, N2 बोले तो नाइट्रोजन। प्रतिशत वैल्यू भी ध्यान रखनी है हमने, परसेंटेज मात्रा भी ध्यान रखनी है, और प्रतिशत वैल्यू होती है लगभग 78%, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है,
78% होती है। कितना? 78 यानी 78% के लगभग होती है। निःश्वसन अंदर ग्रहण कितनी करेंगे? तो हम ग्रहण करते टाइम इसकी मात्रा होती है 78, क्योंकि वायुमंडल में 78% है, तो जब हम गैस से ग्रहण करेंगे तो हम कितने? 78। हालांकि कन्फ्यूजन होगा आपको यहाँ कि सर हमने तो यहाँ ये पढ़ा है कि हम श्वसन में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो फिर नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? कि श्वसन में हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वो हम तो ध्यान दीजिए वायुमंडल में नो डाउट हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है वो भी उस निःश्वसन में अंदर जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ नासा छिद्रों से ही हम गैसों को अंदर ग्रहण करेंगे। यहाँ कोई द्वारपाल नहीं है, कोई गार्ड नहीं है जो कि नाइट्रोजन को पहचाने और रोके कि रुक जा भाई तो नाइट्रोजन है नहीं जाना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो नाइट्रोजन भी कितना प्रतिशत जाएगी? 78। वायुमंडल में 78% जाए तो निःश्वसन में भी कितनी? लेकिन नाइट्रोजन जो होती है ये अक्रियाशील गैस होती है, क्रिया नहीं करती, जल्दी से क्रिया नहीं करती, बॉडी में निरर्थक घूम के वापस आ जाती है। छोड़ते टाइम जब हम वायुमंडल में इन गैसों को छोड़ेंगे उस टाइम इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा? 78% ही होगा। वायुमंडल में जब इन गैसों को छोड़ते हैं तो कितना प्रतिशत है? 78 ही छोड़ेंगे। दूसरी वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस होती है O2 ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन। उसके बाद में 2 नंबर पे जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन की प्रतिशत वैल्यू पूछा जाए तो लगभग 21% होती है। कितनी? लगभग 21, 20.8 लिखा होता है लेकिन लगभग 21% होता है। कितना? लगभग 21% क्या होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ग्रहण कितनी करेंगे निःश्वसन में? तो 21% ही ग्रहण करेंगे, 21% ही हम ग्रहण, लेकिन जब छोड़ेंगे तो कितनी प्रतिशत है? 17%, 17%, केवल 17% छोड़ेंगे। केवल कितनी प्रतिशत छोड़ते हैं? यानी इस 4% ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। 3 नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है आर्गन। AR बोले तो ऑर्गन, AR यानी ऑर्गन। खुद बता रहा है कि मैं 3 नंबर पे आ रही हूँ, आर्गन खुद बता रही है कि मैं कितने नंबर पे गैस आ रही हूँ। वायुमंडल में कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। आर्गन तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वायुमंडल में मेरी प्रतिशत वैल्यू 3%, 3 नंबर पे है। कितना? 3 प्रतिशत। मात्रा कितनी होती है? 0.9% होती है। कितनी? 0.9% होती है आर्गन। और आर्गन भी एक इनर्ट गैस होती है, निष्क्रिय गैस होती है, नोबल गैस से होती है, यानी क्रिया नहीं करती। ग्रहण कितनी करेंगे? तो 0.9 यानी निःश्वसन में कितनी ग्रहण करते हैं? तो 0.9%, क्योंकि वायुमंडल में 0.9 है तो ग्रहण भी कितनी करेंगे? 0.9 है। कोई क्रिया नहीं करती बॉडी में, छोड़ेंगे भी कितनी? 0.9% ही। बाहर कितनी छोड़ेंगे? 0.9% ही बाहर छोड़ देते हैं। 4 नंबर पे गैस आती है, उसका इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ, ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में 4 नंबर पे पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो यही गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज वैल्यू वायुमंडल में होती है 0.03%। कितना? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ग्रहण कितनी करेंगे? जब वायुमंडल में 0.03% है तो ग्रहण भी तो 0.03% ही करेंगे। ये वायुमंडल में है इतनी, तो ज़्यादा कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो ये भी 0.03। वायुमंडल में छोड़ेंगे कितनी? तो लगभग 4%। कितनी? 4% वायुमंडल में छोड़। इसका अर्थ यह है कि हमने निःश्वसन में गैसें भी 100% ग्रहण की, छोड़ी भी कितनी? 100। लेकिन ध्यान देना नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% से 78 ही ग्रहण की और 78 ही छोड़ दी, कोई यूज नहीं। आर्गन 0.9 ग्रहण की, 0.9 ही त्याग दी, कोई। लेकिन ऑक्सीजन 21% हमने ग्रहण की, छोड़ी कितनी? 17, यानी 4%
रेस्पिरेशन का हमने क्या किया, उपयोग कर लिया। ऑक्सीजन की मात्रा 21% ग्रहण की थी, छोड़ते टाइम 17% है, तो 4% ऑक्सीजन का हमने क्या किया, उपयोग किया, यूज किया, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा 4% क्या हो गई, कम। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03 थी, छोड़ते टाइम ग्रहण करते टाइम 0.03, लेकिन छोड़ते टाइम कितनी, 4%। जो 4% ऑक्सीजन में कमी हुई, उसी ने ग्लूकोज के कार्बन के साथ जुड़ के किसका निर्माण किया, CO2, और CO2 की मात्रा 4% बढ़ चुकी है। इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ते टाइम हम ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, लेकिन CO2 की मात्रा छोड़ते टाइम बढ़ी हुई होती है। इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन में O2 ली जाती है और CO2 को छोड़ा जाता है। तो ये फंडा हमें क्लियर होना चाहिए कि श्वसन में हमेशा O2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। बात समझ में आ चुकी होगी कि वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत होती है, निःश्वसन में हम कितना ग्रहण करेंगे और उच्चश्वसन में कितना छोड़ेंगे। लो, अगर हमसे पूछा जाए ये जो श्वसन होता है इसकी दर कितनी होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इस श्वसन की दर कितनी होती है, तो अलग अलग टाइम पे श्वसन की दर अलग अलग हो जाती है। श्वसन जो होता है रेस्पिरेशन, उसकी दर अलग अलग टाइम पे क्या होती है, अलग। अगर हमसे पूछा जाए नवजात शिशु में श्वसन की दर जो नवजात शिशु, जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, या लगभग जो 2 साल का बच्चा होता है, जन्म के बाद 2 साल तक की जिसकी लाइफ, वो नवजात शिशु ही कहलाता है, जिसने अभी भी जन्म लिया। उसमें श्वसन की दर लगभग होती है 45 से 46 पर मिनट। कहाँ से, लगभग 45 से 46 पर मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर वो 45 से 46 बार श्वसन की प्रक्रिया करेगा, यानी निःश्वसन भी करेगा और उसमें उच्चश्वसन भी करता है, दोनों ही प्रक्रिया होती है। कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट में कितनी बार, 45 से 46 बार वो क्या करता है, श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है। 1 मिनट की बात चल रही है कि 1 मिनट में इतना, ये बात है नवजात शिशु के अंदर, जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है। क्योंकि वो बच्चा माता के गर्भाशय में जब होता है, जब भ्रूणों के रूप में वो पल रहा होता है, उस टाइम वहाँ का एनवायरनमेंट, वातावरण भिन्न होता है, और जब वो बाहरी इस सरफेस में, इस वातावरण में आ जाता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो यहाँ का वातावरण उस पहले वाले वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए यहाँ सर्वाइव करने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एक बॉडी उसकी बहुत छोटी होती है, इस कारण से उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन यही अगर हमें पूछ ले जाए वयस्क के अंदर, हमारे अंदर वयस्क में श्वसन की दर पूछी जाए, श्वसन की दर की कितनी होती है, रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट वयस्क में अगर पूछा जाए, तो ये लगभग 14 से 16 पर मिनट होते हैं। यानी 1 मिनट में हम 14 से 16 बार, हो सकता है हमें ये मिल जाए 16 से 18 पर मिनट, यानी ऐसे कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं हमें, 14 से 16 मिल जाए, 16 से 18 मिल जाए, या हमें 14 से 20 के बीच में जो भी ऑप्शन मिले। कुछ बुकें 14 से 20 भी बताती है, लेकिन अपने को 14 से 16 पर मिनट या 14 से 18 पर मिनट के लगभग ये क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, इतना श्वसन होता है। 1 मिनट की बात चल रही है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम में अलग अलग। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। श्वसन की दर नवजात शिशु में 45 से 40 पर मिनट, जबकि वयस्क में श्वसन की दर कितनी होती है, 14 से 16 पर मिनट होती है। ये इतने टाइम वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन के लिए कुछ और बातें सुनिए। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया 24 घंटे संपन्न होती है। 24 घंटे संपन्न होती है, यानी लगभग 24, लगभग नहीं,
हम 24 घंटे श्वसन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कोई सा भी हो। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीवित कोई है, तो वो 24 घंटे श्वसन करेगा, दिन में भी, रात में भी, सोते टाइम, उठते टाइम, भागते टाइम, किसी भी, कोई भी आप वर्क कर रहे हो, लेकिन उस टाइम में आपकी श्वसन की प्रक्रिया चलेगी। तो श्वसन, रेस्पिरेशन की जो दर होती है वो 24 घंटे ही चलती रहती है, हर टाइम हम श्वसन करते हैं। ध्यान देना, श्वसन में O2 ली जाती है, यानी ऑक्सीजन ली जाती है, वह CO2 छोड़ी जाती है। O2 ली जाएगी और CO2 छोड़ी जाएगी। ऑक्सीजन लेंगे और CO2 का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। किसके अंदर है, श्वसन की प्रक्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, ये प्रक्रिया। ध्यान देना, श्वसन जो होती है ये एक ऊष्मा सेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाएगी। यही जो श्वसन होता है, ध्यान देना, ये एक कैटाबोलिक प्रकार की अभिक्रिया, श्वसन एक कैटाबोलिक प्रकार की अभिक्रिया। जो श्वसन होता है ये कैटाबोलिक टाइप की अभिक्रिया होती है, कैटाबोलिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। अब ये समझना है वर्ड हमें कि कैटाबोलिक क्या होता है, श्वसन क्या होता है, एक कैटाबोलिक प्रकार की अभिक्रिया होती है। कैटाबोलिक क्या होते हैं, तो कैटाबोलिक का अर्थ होता है जटिल पदार्थों से, कॉम्प्लेक्स जो भी कोई जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण जो होता है वो कौन सी कहलाती है, कैटाबोलिक कहलाती है। कैसे कैटाबोलिक, कैसे काटने वाली, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम किसी पदार्थ को, बड़े जटिल परमाणु अणु योग को काट काट के छोटे या सरल पदार्थों में बदल दे, कैटाबोलिक। कैसे कैटाबोलिक, कैसे काटने वाली, किसी को काटेंगे तो वो छोटे टुकड़ों में बदले, सरल पदार्थ में बदले। तो श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, कैटाबोलिक टाइप की होती है, यानी काट के इसके सरल टुकड़ों में बदल जाते हैं, छोटे में बदल। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, इस श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन के बाद में, आफ्टर रेस्पिरेशन, बाद में जंतुओं का या जीव का, सजीव का या जीव का, सजीव ज़्यादा बेटर है, सजीव का शुष्क भार, ड्राई वेट, शुष्क भार, या इसे बायोमास कहा जाता है, जैव भार, बायोमास में कमी आती है, में क्या आती है, कमी आती है। शुष्क भार, जैव भार, बायोमास में हमेशा इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इसके अंदर हमेशा क्या आएगी, कमी। क्यों आती है कमी, ध्यान दो, एक रिएक्शन बता रहा हूँ। जब श्वसन करते हैं तो कोशिकाओं के अंदर भोजन होता है C6H12O6, ग्लूकोज कोशिकाओं का भोजन है। बाहर से ग्रहण करेंगे हम O2 ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ जोड़ा, प्रक्रिया होगी श्वसन रेस्पिरेशन की, और ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ टूट के और फिर बदलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP लिखूं या ऊर्जा लिखूं, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक तरीके की क्या है, ATP क्या होती है, एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा, एनर्जी होती है। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना, उससे CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करना, यही श्वसन होता है। ध्यान दीजिए, हमने बाहर से ग्रहण किया कि वातावरण से O2, लेकिन वातावरण में छोड़ क्या रहे हैं, CO2।
खुद गौर करके देखिए, बाहर से O2 ग्रहण कर रहे हैं और बाहर छोड़ के आ रहे हैं CO। जो ग्लूकोज का कार्बन था उसको भी ये ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ के बाहर निकाल लेते, यानी ग्रहण की O2 वातावरण में छोड़ रहे हैं, CO2 जो कार्बन जुड़ा हुआ था उसको भी क्या कर दिया हमने बाहर। अब कार्बन बाहर निकलेगा, कार्बन बाहर जाएगा तो उसका जैव भार बायोमास में क्या आएगी, कमी आएगी। लाजमी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जब जैव भार शुष्क भार में कमी, क्योंकि वैसे नहीं समझते, ऐसे समझते हो कि भाई हमने किसी से 2 लाख रुपए लिए, O2 यानी 2, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हमने 2 लाख रुपए किसी से लिए, हमने उसको 3 लाख रुपए दिए, 2 ऑक्सीजन जो लिए थे एक और दिए, तो हमारे धन में कमी हुई कि वृद्धि हुई। खुद सोच सकते हो आप कि हमने 2 लाख रुपए लिए, उसको 3 लाख रुपए दे दिए, तो हमारे धन के अंदर 1 लाख की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी होगी तो हमें क्या होगा, नुकसान ही होगा। ये क्या होगी, हमें कमी। तो O2 ग्रहण किया और CO2 को क्या किया, हमने बाहर छोड़ दिया। इसके कारण से इस वातावरण में इसके अंदर क्या हो गई, इसकी कमी हो गई। तो इसीलिए इसके जैव भार शुष्क भार बायोमास में क्या होती है, कमी होती है। फिर सुन लीजिए, श्वसन की प्रक्रिया 24 घंटे चलती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे छोटे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई सा भी जंतु, चाहे पेड़ पौधे या एनिमल्स, दोनों में से जो भी सजीव है, जो सांस लेता है, उसमें प्रक्रिया श्वसन की 24 घंटे ही चलेगी। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो, श्वसन में हमेशा O2 ली जाएगी, CO2 छोड़ी जाएगी। हमेशा क्या ग्रहण करेंगे, O2 छोड़ेंगे, क्या, CO2। श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, एक ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बनती है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया कैटाबॉलिक यानी जटिल परमाणु अणु यौगिकों से सरल परमाणु अणु यौगिकों का निर्माण होना, कौन सी अभिक्रिया होती है, कैटाबॉलिक। कैसे कैटाबॉलिक, कैसे काटने वाली, जटिल को काट के किस में बदल देती है, सरल में। यही श्वसन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के बाद में जंतुओं का या पादपों का या किसी भी सजीव का शुष्क भार, जैव भार या बायोमास में क्या आती है, कमी। क्योंकि ग्रहण क्या कर रहे हैं, O2, छोड़ क्या रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस कारण से उसके शुष्क भार, जैव भार में क्या आती है, कमी आती है। तो इस श्वसन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं कि श्वसन की क्या क्या, किस किस टाइम कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अभी सिर्फ श्वसन के बारे में बात की हमने। श्वसन तंत्र को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र में कैसा होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन क्या है, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, और उनके अंदर कैसे कैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो वो सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना ही है, आपका काम है अभी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी जितने भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।